रियल्टी और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए अच्छी खबर। यूएस फेड ने कोविड के बाद पहली बार ब्याज दरों में ½ % की कटौती की। अब आरबीआई के रुख पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रहेगी नजर। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास येडा अथॉरिटी के प्लॉट लेने का एक शानदार मौका। नवरात्रि पर 2000 प्लॉट की लॉन्चिंग की ला सकते हैं स्कीम। आगे शो में बताएंगे स्कीम में क्या रहेगा खास। गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना रोड बना घर खरीदार वालों की टॉप लिस्ट का हॉटस्पॉट शेयर। बेहतर कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ी है घरों की डिमांड। रियल एस्टेट कंपनीज को लेकर ब्रोकरेज फर्म एंटीक पॉजिटिव। सेल्स बुकिंग में 20 से 30% की ग्रोथ का जताया अनुमान। नए प्रोजेक्ट लॉन्च से मिलेगा फायदा। अगले 18 महीने में दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी गौर ग्रुप की आईपीओ लाने की तैयारी। 3 दिनों में कंपनी ने गाजियाबाद में बेचे हैं 3100 करोड़ रुपए के लग्जरी फ्लैट। और सूरज एस्टेट में एलआईसी म्यूचुअल फंड से बढ़ा हिस्सेदारी। 758 रुपए के भाव पर 21.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस हफ्ते के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है और इस काफ़ी कुछ के अंदर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं। पहला तो फेड की बैठक का फैसला आ चुका है जिसमें ½ % की ब्याज दरों को घटाया गया है। अब नज़र आरबीआई पे है कि वो क्या फैसला लेता है। क्या वो जल्दी लेगा, त्योहारों से पहले लेगा, ½ % करेगा, 1/4% करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इन सब का जवाब हम इसी कार्यक्रम में जानेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, येडा यानी कि यमुना अथॉरिटी जो है वो एक प्लॉट की नई स्कीम लेके आ रही है जिसमें करीब 2000 नए प्लॉट्स वो लॉन्च कर सकती है। इन प्लॉट के बारे में भी जानकारी आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप पहाड़ों पे घर खरीदना चाहते हैं या आपका पहले से ही है, और अगर आपका गोवा में घर है या आप खरीदना चाहते हैं, या ऐसे कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे घर है या खरीदना चाहते हैं, तो उसको लेकर हम एक शानदार रिपोर्ट आपके लिए लेके आए हैं। ना केवल आप वहां पे रहिएगा बल्कि कमाई भी करिएगा। तो रहना और कमाई का साझा प्रयास की एक रिपोर्ट हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेके आए हैं। तो इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने इस कार्यक्रम को लेके आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पूजा त्रिपाठी को अपने साथ जोड़ूंगा ताकि आपको ये बता पाए कि जो फेड का फैसला हुआ है जिसमें ½ % की ब्याज दरों को घटाया गया है, इसका हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा, आपको किस नज़र से देखना है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, ये हमको पूजा त्रिपाठी बताएंगी। पूजा, जरा बताइए इस फैसले के बारे में। और आखिरकार फेड ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है और 2020 के बाद पहली बार फेड ने ½ % की कटौती की है। अब जो नई लेंडिंग रेट रेंज है वो घटकर 4.75% से 5% के बीच आ चुकी है। हम आपको बता दें कि इसके पहले मार्च 2020 में फेड ने कटौती की थी। लगातार 2 बार रेट कट हुए थे जब कोविड के दौरान कुछ रेट कट देखने को मिले थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही थी। पिछले 14 महीने से ब्याज दरें फेड होल्ड भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद अब फाइनली एक रेट कट देखने को मिला। फेडरल रिजर्व ने आने वाले समय में और कटौती की बात की है और उनका कहना है कि अमेरिका में आर्थिक गतिविधियां अब तेजी से बढ़ रही हैं। नौकरियों में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो ज़रूर कम हुई है, लेकिन बेरोजगारी दर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए फेड ने इस बार रेट कटौती करने का डिसीजन लिया और ½ % की कटौती देखने को मिली है। अब फेड ने जो फैसला लिया है इससे क्या इम्पैक्ट आता है? जब रेट कट साइकिल अब फाइनली काफ़ी समय बाद अब शुरू हो रहे हैं तो इससे क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा? यहाँ पर कर्ज लेना काफ़ी सस्ता होगा, कंजम्पशन और कैपेक्स को भी सहारा मिलेगा और हम देखेंगे कि जब डिमांड लौटेगी, क्योंकि कैपेक्स होगा, वापस से डिमांड लौटती हुई नजर आएगी, कंजम्पशन बढ़ेंगे, तो ऐसे में रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है, लेबर मार्केट में भी सुधार देखेंगे और ऐसे में जो इमर्जिंग मार्केट होते हैं वो काफ़ी आकर्षक बन जाते हैं, वहाँ पर भी लिक्विडिटी बढ़ते हुए दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि भारत में रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। फेड के फैसले के बाद अब ये हो सकता है कि एक के बाद एक अब इमर्जिंग मार्केट्स के और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लेंगे और इसको अक्टूबर पॉलिसी में आरबीआई भी फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और इससे जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी आकर्षक बनेगा। हालांकि तुरंत कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट जो एक बड़ा मार्केट है, यहाँ पर
बड़ा कैपेक्स होता है, बड़ा निवेश किया जाता है, तो तुरंत तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ब्याज दरों में जब हम कटौती देखते हैं तो अक्सर लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, और समय इससे ज़्यादा अनुकूल नहीं हो सकता क्योंकि अब फेस्टिव माहौल भी शुरू हो चुका होगा, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर डिमांड को मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो नए घर खरीदने का मन बना रहे हैं उनको ईएमआई और ब्याज दरों में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो होम लोन लेने वाले हैं उनको किस तरह की राहत मिलेगी, एक बार ये भी समझ लेते हैं, और इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो फाइनेंस मार्केट है और रियल एस्टेट मार्केट है वो कितनी आकर्षक बन सकती है। होम लोन लेने वालों को भी यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती का फ़ायदा मिलेगा। रेट कटौती की साइकिल शुरू होने से उनके ईएमआई में भी कमी देखने को मिलेगी। मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच हमने देखा था कि आरबीआई ने करीब 2.5% हाइक किया था, और उसी की वजह से हमने देखा था कि घर खरीदारे और जो होम लोन लेने वाले हैं उनके भी ईएमआई में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब जब रेट कट साइकिल शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर ईएमआई में भी यहाँ पर राहत मिलते हुए दिखाई देगी। तो इस समय फेस्टिवल्स की हो रही है तैयारी, और इसी फेस्टिवल्स के बीच में ना केवल आप अपने घर के ख़रीदारी के बारे में सोच रहे होंगे, और आपसे साथ साथ में आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि ख़रीदारी के साथ साथ कहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अच्छी जगह मिल जाए। और जैसे आप प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, घर की बात बोलते हैं तो आपके माइंड में ना ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जाती है, वो है प्लॉट। कि काश हमारे पास कोई प्लॉट होता, हम अपने हिसाब से अपना घर बनवा लेते। वो ऐसी एसेट होते हैं कि जिसको हम ट्रांसफ़र भी करके जा सकते हैं। एक ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप अच्छे से एंजॉय करते हो, आप फील गुड करते हो उस घर में आके। लेकिन प्लॉट दिल्ली एनसीआर में या आजकल कॉस्मोपॉलिटन सिटी में खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो अभी भी ये काम कर रही हैं, उनके पास लैंड बैंक भरपूर है। उसमें से एक यमुना एक्सप्रेसवे वाली अथॉरिटी भी है जिसको हम येडा कहते हैं। तो उन्होंने अब प्लॉट लॉन्च करने का फ़ैसला किया। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 2000 से ज़्यादा प्लॉट वो इस नवरात्र में और आगे दिवाली पे वो लॉन्च करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग मैं टिकट साइज़ बता देता हूँ, यानी कि उनका एरिया करीब 120 स्क्वायर मीटर के या तो 162 स्क्वायर मीटर के वो प्लॉट होंगे। उनका ये मानना है कि मिडिल क्लास टू हायर एंड मिडिल क्लास को हम ये कैटर करना चाहते हैं, और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग करीब 26,000 रुपये के आसपास का रेट हो सकता है। यूनिक चीज़ों में ही बात यह है कि एयरपोर्ट के पास है, यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छी सिटी है जिसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये सब कुछ ठीक है, क्या रियलिटी में, रियल टर्म में इस रियल सौदे पे हमको जाना चाहिए? अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ एक क्वेश्चंस चल रहे हैं तो आप और हम एक बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि हमारे सामने जो एक मेहमान है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मुदस्सर जैदी हैं, उनसे होगी आज बातचीत। जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने समय निकाला हमारे लिए, और काफ़ी दिनों बाद, मैं बोलूँगा काफ़ी सालों बाद आपसे चर्चा हो रही है, अच्छा लग रहा है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हमें प्लॉट हमारा सपना होता है। एक ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर दादा, पिता और पोता एक ही जगह पर आपके कॉमन होता है कि नहीं पापा या दादाजी, ये प्लॉट ठीक है, यहाँ पे हम अपना घर बनाने लेना चाहिए। उसमें कोई जनरेशन गैप नहीं होता। जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी सर ये प्लॉट लेके आ रही है, इसके पहले बारे में मेरे को आप बताइए, इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? क्या हमको जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्लॉट की जो स्कीम आ रही है अभी नवरात्रे और दिवाली के आसपास का इन्होंने प्लान बनाया है। तकरीबन 2000 प्लॉट्स का इरादा है। छोटे प्लॉट्स काफ़ी सारे हैं और कुछ बड़े प्लॉट्स भी अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो मिडिल क्लास के लिए 120 स्क्वायर मीटर, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 26,000 का रेट है, तो तकरीबन 31 लाख के आसपास का उसका वैल्यू आएगा। 162 का तकरीबन 42 लाख के आसपास आएगा। 200 के भी हैं, 300 के हैं, 500 के हैं, और कुछ बड़े जिनको चाहिए हैं उसमें 1000 स्क्वायर मीटर्स और 4000 तक के भी जाते हैं। और ये सेक्टर्स 16, 18, 20, 22 डी की तरफ लाने का इरादा रख रहे हैं। सो ओवरऑल देखिए,
ये जो इलाके हैं यमुना एक्सप्रेसवे से लार्जली कनेक्टेड हैं। तो नो डाउट एक्सेस जो है वो एक्सप्रेसवे की होने की वजह से ये लोग इस तरफ जो है इंटरेस्ट ला भी रहे हैं कि इस तरफ खरीदा जाए। तो यहाँ पर जो और इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा जो सबको पता है वो एयरपोर्ट की बात हो रही है। एयरपोर्ट अब सिर्फ बात नहीं है, बट अब वो डिलीवरी का टाइम आ गया है। मेरे हिसाब से 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो एयरपोर्ट की बात है। आसपास और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से एक अपकमिंग इलाके के जो जैसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आप बहुत साल पहले की बात करें तो एक जमाना गुड़गांव जो था वो काफी एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड आया। वो एयरपोर्ट का की प्रॉक्सिमिटी जो है वो बहुत मैटर करती है ओवरऑल किसी भी लोकेशन के लिए। और कोई भी लोकेशन पे जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या एयरपोर्ट की बात नहीं, बट उसके जरिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होती है उससे बहुत मैटर करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। यहाँ पर काफी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एयरपोर्ट की वजह से और दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं आसपास उसकी वजह से आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग टर्म ये बहुत ज्यादा फायदे की चीज रहेगी। दूसरी तरफ जो चैलेंजेस की बात है, चैलेंजेस में ऑब्वियसली ये एक ऐसा इलाका है जो अभी फिलहाल पूरी तरह से सेटल्ड नहीं हुआ है। अभी भी काफी ओपन एरियाज हैं, काफी यहाँ पे मतलब एक तरीके से पूरी तरह से बसा नहीं है, बट उसके हिसाब से प्राइसेस भी उसी हिसाब से अवेलेबल हैं कि जहाँ पर सेटल्ड या एकदम बसे हुए इलाके हैं वहां पर प्राइसेस से कहीं ज्यादा होंगी। तो ये इन लोगों के लिए है जिनको ईडा की या ग्रेटर नोएडा की स्टोरी में एक तरीके से यकीन है, बिलीफ है कि इस तरफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोग और ज्यादा रहेंगे, लोग वहीं काम करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बनेगा और उसकी वजह से इवेंचुअली ये एक सेटल्ड और एक पूरी तरह से बसा हुआ इलाका बनेगा और आगे जाके प्राइसेस भी इसमें काफी अप्रिसिएशन मिलेगा। बट जो भी इसको कंसिडर करे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इसको हाँ देख हाँ, सकता है। ठीक है सर। आपने तीन चार चीज़ें बताई हैं, मोटा मोटी मैं उसको ज़रा कंपाइल करवा देता हूँ। फर्स्ट, आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आप किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में ना जाइएगा। आप ये भी कह रहे हैं कि लोकेशन अच्छी है, एक्सेस ठीक है, एयरपोर्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये सारे फ़ायदे हैं, बट ये एक दिन में नहीं होंगे, इसके लिए समय लगेगा। तो आपको अगर पूरा बेनिफिट लेना है तो आपको लंबी अवधि के लिए जाना होगा। जो आपने मेरे को नेगेटिव और चैलेंजेस गिनवाए वो ये है कि अभी ओपन एंडेड है काफ़ी, स्पेस कैसे सेटल होगा, चीज़ें कैसी टर्न अराउंड होंगी पता नहीं। जो प्राइसिंग आप कह रहे हैं कि थोड़ा शूट अप हुआ प्राइजेस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रॉ प्राइजेस आपको मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा शूट अप प्राइजेस है। सर मेरे पास ना दो तीन क्वेश्चन और हैं ज़रा इसके जुड़े हुए, मैं ज़रा स्पीड से पूछूंगा और आप स्पीड से आंसर दीजिएगा। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है, मान लो मेरे को इसमें नहीं जाना तो मैं फिर इस बजट के हिसाब से मैं कहाँ पे जाऊँ। मान लो मेरा 50 लाख तक का बजट है, तो फिर मेरे को दिल्ली एनसीआर में कोई जगह आप सजेस्ट करोगे क्या? देखिए जो दो दो तरीके के बायर होते हैं। एक वो हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि मुझे उसी इलाके में रहना है। अब जैसे काम कर रहे हैं वो, या तो ग्रेटर नोएडा में काम कर रहे हैं, नोएडा में काम कर रहे हैं वगैरह, तो बहुत ही क्लियर है कि भाई मैं किसी और इलाके में नहीं जाऊंगा। तो उनके लिए ऑप्शंस जो है, उनका जो ऑप्शंस का जो सेट है, सबसेट है, वो एक थोड़ा सा ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंट होता है। दूसरा वो इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा है, वो एक तरीके से उसको एक एसेट के तौर से ट्रीट कर रहा है, ना कि सिर्फ रहने के तौर से। तो वो उसके लिए ऑप्शन सेट जो होता है काफी फैल जाता है कि भाई वो नोएडा भी देख सकता है, ग्रेटर नोएडा भी देख सकता है, वो गुड़गांव की तरफ भी आ सकता है, गुड़गांव के जो पेरिफेरल एरियाज हैं उनमें भी देख सकता है, या फिर कई सारे अब डेवलपर्स ने स्पेशली प्लॉटिंग स्कीम्स जो है वो निकाली हैं मेजर हाईवेज की तरफ, जो दिल्ली एनसीआर से बाहर की तरफ हाईवेज जाते हैं, मेजर जो कनेक्टिविटी एरियाज हैं वहां पर निकाली हैं। और आगे जाके इस तरह के और ऑप्शंस आते भी रहेंगे। तो ऑप्शन सेट फिर बहुत खुल जाता है कि प्लॉटेड भी है उसमें, वो भी है, फ्लैट्स भी मिल सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम्स भी आती हैं उसमें भी अवेलेबल है वगैरह। सो ऑप्शंस काफी सारे हैं इन्वेस्टर के पास। नाउ अगर आप देखें तो
इन टर्म्स ऑफ जो वो बायर है जो उसको रहना ही वहां पर है, मतलब एक तो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, उसके लिए तो बहुत ही ऑप्शन जो है, ईडा की भी पहले स्कीम्स आ चुकी हैं, वो भी रीसेल में अवेलेबल हो सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस, दूसरे डेवलपर्स, प्राइवेट डेवलपर्स के हैं, उनके भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उनमें थोड़ा बहुत ऑलरेडी अप्रिसिएशन इससे कहीं ज्यादा अवेलेबल, मतलब कंपेयर्ड टू जो ईडा की स्कीम है, जो रीसेल में है, वो और थोड़ा प्राइसिंग में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, नहीं सर, मैं आपका पॉइंट टेकन है कि अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपका काम है, आपका व्यापार है, तो फिर आप क्यों दूसरी जगह के बारे में सोचोगे। और अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हो तो आई होप कि नोएडा अथॉरिटी के बजाय फिर आप गाज़ियाबाद अथॉरिटी के बारे में सोचिए कि वो जीडीए क्या लेके आती है, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है। अगर उनके पास प्लॉट है तो वहाँ जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा गुड़गांव के आसपास जा रहा हूँ, तो ऑप्शंस वहाँ बंद नहीं हुई हैं। ऑप्शंस वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे से अभी और खुल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। बट कोर पॉइंट इस चीज़ का रखिएगा कि आपको कहाँ पे और कैसे किस जगह पर आपका काम ज़्यादा चलेगा। जैसे साहब एक चीज़ आपने बहुत काम की बताई है, वो है कि प्लॉट के बारे में या तो अर्ली स्टेजेस पे लीजिए या तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लीजिए। अर्ली पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और लास्ट स्टेजेस पे आपका मकान हो जाएगा, आप एंड यूज़र हो जाएंगे। एक चीज़ मेरे को सर आपसे और समझनी है, मान लो इसी बजट के अंदर मेरे को प्लॉट नहीं मिलता, मेरे को अलॉटमेंट डाला, मेरा अलॉटमेंट नहीं निकला, जो काफ़ी सारे लोगों की होता है पॉइंट कि देखिए हमारे का तो लकी ड्रॉ निकलता ही नहीं है। तो क्या ड्रॉ निकलने के बाद वो कहीं और या सेकेंडरी मार्केट से आके ले ले? अब प्राइमरी से तो मिला नहीं, अथॉरिटी से तो मिला नहीं, तो या तो रीसेल से ले ले या तो किसी और बिल्डर से ले ले, थोड़ा बहुत आगे पीछे दाम देख के। मेरा मानना है और जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि वो इलाका डेफिनेटली अपस्विंग पर है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी एरिया को इन आइसोलेशन कोई चीज़ नहीं बढ़ती है। वहाँ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई का गेम वहाँ पर भी है। हालांकि सप्लाई काफ़ी आने वाली है, येट अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करें तो डिमांड जो है डेफिनेटली जैसे जैसे शहर जो है बसता जाएगा, डिमांड वहां पर और बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया मिस्टर जैदी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में जाते जाते एक लाइन ज़रूर बोल के जाऊंगा जो मेरे को किसी ने कोटेशन भेजी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मिस्टर जैदी आप भी सुनिएगा, वो बोल रहे हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड इज़ इन्वेस्ट इन लैंड। अगर ज़मीन पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना इन्वेस्टमेंट्स की, तो ज़मीन खुद है, उसी में ही आप निवेश करो। बस ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से पहले आपने यमुना अथॉरिटी के प्लॉट के बारे में, साथ ही फेडरल रिजर्व के फैसले के बारे में तो जानकारी ले ली है, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अगर पहाड़ों पे रहने का आपका बहुत शौक है, या फिर आप समुद्र के किनारे रहना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस के आसपास रहना चाहते हैं, तो आपके लिए रहना, खाना पीना और आपकी कमाई का प्रबंध हो सकता है। एक रिपोर्ट हमने बनाई है आपके लिए, एक रिसर्च रिपोर्ट है, उसको आप समझिएगा, जानिएगा और आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। तो अब चलते हैं उसी रिपोर्ट की बातचीत करते हैं जिस रिपोर्ट के बारे में ब्रेक से पहले आपको बता रहा था, यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको ये बताएगी कि अगर आप पहाड़ों पे रहना चाहते हैं तो होम स्टे एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ना केवल वहाँ पे रहिए बल्कि वहाँ पे इन्वेस्ट भी कीजिए। और अगर आपको पहाड़ पसंद नहीं है, अगर आप समुद्र के किनारे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी यही थीम लागू होती है। इसकी बारीकियाँ बताती हैं इस रिपोर्ट के अंदर, आइए इस रिपोर्ट को समझते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पहाड़ों पे है या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाया हो, और अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं, आपको लगता है कि मैं पहाड़ों पे तो जाता ही रहता हूँ, कम से कम मैं साल में 1 महीना तो पहाड़ों पे ही रहता हूँ, तो आप एक काम कीजिए ना, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खुद ही खरीद लीजिए। अगर आपको गोवा जाने का मन है तो वहाँ पे भी खरीद सकते हैं। अगर आप सदर्न इंडिया में रखना चाहते हैं तो वो भी, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कैसे होगा, मैं इसकी जरा रूपरेखा आपके सामने रख सकता हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तब भी आपके लिए बहुत लिंक, बहुत जानकारी का है। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपके मन में है कि भाई मैं रहता हूँ दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉपर्टी उत्तराखंड के पहाड़ों में रखना चाहता हूँ, हिमाचल में रखूँगा, जम्मू कश्मीर में रखूँगा, या फिर मैं गोवा में रखना चाहता हूँ, या मैं मुंबई में रखना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूँ। पहला पॉइंट,
पहले तो आप इस सारे लीगल फ्रेमवर्क को पूरा करवा लीजिएगा, क्योंकि आपका घर अब होम स्टे में कन्वर्ट होगा, आपका घर एक छोटी सी कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होम स्टे का सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलता है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और सारी जो भी छोटी मोटी फीस है जो लीगल फ्रेमवर्क में आती है, ताकि कागजी कार्रवाई पूरी की जा सके। सबसे पहला स्टेप आपकी कागजी कार्रवाई का होगा। उसके अंदर भले आपको जीएसटी का नंबर लेना हो, बैंक का खाता खुलवाना हो, वो सब भी आप चाहें तो कर सकते हैं। साथ साथ ही उसके लिए टिपिकली करंट अकाउंट खुलवाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, नाम रखना हो तो वो भी आप नामकरण का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर आप ये भी थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस को अगर हम रेंटल करते हैं, जिसको हम वोकेशनल रेंटल कहते हैं, यानी कि छुट्टियों मनाने के लिए जो लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे कितना किराया दे सकते हैं। अमूमन पहाड़ पे या टूरिस्ट स्पॉट पे थोड़ा किराया ज़्यादा होता है। फिर इसमें सीजनल नॉन सीजनल का किराए की कैलकुलेशन आप बिठाना, साथ ही ये भी बिठाना कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है वहाँ पे, और इस समय सीजनल डिमांड कब रहती है। तो ये अगर ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक रेंट निकल के आ जाएगा। वही रेंट आप फिर फाइनल कर सकते हो। आप मार्केट का हिसाब से ही करना, बट मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखते हुए 10-20% ऊपर नीचे रेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लोकेलिटी और प्रॉपर्टी कैसे बनी हुई है। तीसरा पॉइंट, उस प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन। अगर आप खुद संभाल रहे हैं, आपका कोई परिवार का मेंबर संभाल रहा है, तब तो बात अलग है। अगर आपका कोई परिवार का मेंबर नहीं संभाल रहा या आप खुद नहीं उसको संभाल रहे हैं, तो आप एक मैनेजर हाई कीजिएगा। प्रोफेशनल मैनेजर होना चाहिए जो आपकी उस प्रॉपर्टी को सब अच्छे से मैनेज करे, आपके गेस्ट हाउस को, आपके होम स्टेज को, आप जिस भी रूप में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ आप उसको आप उसके साथ बांध दीजिएगा, और उसकी एक फ़ीस आप जो भी आप उसको देंगे उसको एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट समझ के आप ऐड कीजिएगा। यानी कि जब भी आप रेंटल कर रहे होंगे डिसाइड, तो उस रेंट में उस मैनेजर की फ़ीस का पार्ट भी आप ज़रूर इंक्लूड कर दीजिएगा, नहीं तो आपके टोटल बैलेंस शीट को बिगाड़ देगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस प्रॉपर्टी को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा, खासकर उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई पहाड़ों पे आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो कम से कम वहाँ पे हिल टॉप अच्छे से दिखे, बर्फ़बारी अच्छे से दिखे, रिवर अच्छे से दिखे, या हर्बल फार्मिंग की हो, या छोटा सा किड्स प्ले एरिया बना हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो लोग अपने घर में कैरी करके जाएं। और ये बात अपने दोस्तों से, अपने यारी दोस्ती में रिस्पॉन्सिव के तौर पर कहें कि देखिए हम वापस प्रॉपर्टी में गए थे, वहाँ की खूबसूरती बात ये है, वहाँ का यूनिक पॉइंट ये है। अगर आप गोवा के आसपास की कोई प्रॉपर्टी है तो सनसेट अच्छे से दिखे, हो सके सी अच्छे से दिखे। कुछ कुछ ऐसे यूनिक एरियाज अपनी इस प्रॉपर्टी के अंदर ज़रूर आप क्रिएट कीजिएगा, ताकि उसकी पहचान हो, और वही आपकी यूएसपी भी बन जाएगा आगे चल के। अब हम आ जाते हैं आगे चल के उसकी फ़ोटोग्राफी पे। देखिए, अमूमन कई बार प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको हम प्रोफेशनली मेंटेन नहीं करते, तो प्रोफेशनली उसकी आप फोटोग्राफी करवाइए पहले तो, ताकि आपकी प्रॉपर्टी के लुक आ पाए और सभी लोगों को पता लग पाए कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। आप यहाँ पे घूमने फिरने रहने के लिए भी जा सकते हैं। आपको पता है कि ये बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कंपनी के गेस्ट हाउस के तौर पर ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते रहते हैं। मान लीजिए मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ और मेरे को लगता है कि मेरे किसी एम्प्लॉयज़ को मैं रोटेशनल बेसिस पर 1 महीने के लिए वहाँ भेजूंगा, मैं 12 चंक्स अपने भेज सकता हूँ साल भर में, 1-1 महीने के हिसाब से। तो अगर आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करवाएंगे, उसको अच्छे से लिंक करवाएंगे, तो एक कॉर्पोरेट डील्स आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इसलिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है, और उसको अच्छी जगह पर लिस्ट भी करवाएं। आप डिसाइड कर लें कि मेरा वेबसाइट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कम से कम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अच्छे से लिस्टिंग हो, अच्छे से उसके पॉइंट्स हो, स्टार मार्किंग अच्छी हो, उसके अंदर पॉइंट्स अच्छे लिखे गए हो, लोगों का रिव्यू वगैरह अच्छे से फिल्टर्ड हुआ आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, और प्लस उसको अच्छी जगह पर लिस्ट भी करवाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसको आप एयरबीएनबी पे करवाते हैं, booking.com पे करवाते हैं, आगे पीछे कहीं और लिस्ट करवाते हैं, तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ उसको आप लिस्ट करवाइएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि उसको मेंटेन भी आपको बहुत अच्छा रखना होगा। एक मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। उसमें फर्नीचर का मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, छोटी मोटी चीज़ें जो आप हर 2 साल 3 साल में बदलेंगे, उसका इंश्योरेंस और उसकी मेंटेनेंस ये ज़रूर करवा के रखिएगा। अमूमन लोग प्रॉपर्टी खोल तो देते हैं लेकिन मेंटेनेंस का प्रोविज़न नहीं बनाते। मेंटेनेंस के बिना प्रॉपर्टी बेकार होती जाती है, फिर बाद में उनकी प्रॉपर्टी ठप हो जाती है, चलती ही नहीं। तो इसलिए मेंटेनेंस का प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आप इसकी इंश्योरेंस भी ज़रूर करवा के रखें। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी अगर आप होम स्टे या इस तरह की कोई वोकेशनल प्रॉपर्टी को खोल रहे हैं या खोलने का मन बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं लोग,
तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीसीटीवी की अच्छे से फिक्सचर एंड फिटिंग करवाइएगा। दूसरा, थेफ्ट होने के चांसेस हैं। तीसरा, लायबिलिटीज़ का इशू होता है। आपकी होम स्टे में आके किसी ने कोई दिक्कत कर दी तो आपकी जिम्मेवारी बन जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को फिक्स कर लीजिएगा अगर आप होम स्टे या इस तरह के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा होगा। फिलहाल तो आज इस कार्यक्रम से इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम आप देखेंगे। लेकिन हमारा ये प्रयास जारी है ताकि रियल एस्टेट के 360 डिग्री एंगल्स, यानी कि हर एक चीज़ हम आपके सामने रखें। ना केवल आप बिल्डर्स के प्रोजेक्ट रखें, बल्कि रिसर्च रखते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट रखते हैं, हेडलाइंस के जरिए तमाम जानकारी रखते हैं, और जो भी ट्रेंडिंग स्टोरीज चल रही होती है रियल एस्टेट की, बड़ी खबर है रियल एस्टेट की, उसका एनालिसिस भी आपके सामने रखते हैं। ये सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से इतना ही। नमस्कार।